Hey everyone, welcome to my channel Discover Study with your political science mentor पीटी पोरा। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 22 जो कि है पोस्ट मॉडर्निज्म, जिसको हम इंटरनेशनल रिलेशन की दृष्टि से देखेंगे। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी, आपको पता है, पॉलिटिकल थ्योरी में मेरी वीडियोस पढ़ी होंगी। पॉलिटिकल थ्योरी के अप्रोक्सीमेटली 30 वीडियोस है। ठीक है, उसमें सारे हमने पॉलिटिकल थ्योरी के पर्सपेक्टिव से हमने सारी थ्योरीज देख रखी है। बट आज हम पोस्ट मॉडर्निज्म इंटरनेशनल रिलेशंस की दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल मैं इंटरनेशनल रिलेशन की थ्योरीज करा रही हूँ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्तर आधुनिकतावाद। ठीक है, उत्तर आधुनिकतावाद। इससे पहले मैंने जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म आपको ऑलरेडी करा रखा है। तो दोस्तों आपको ये सारी थ्योरीज, रियलिज्म, लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है। तो ये सारी थ्योरीज एक्सेस करने के लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा, वो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन हमारे आए तो वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, कोई भी वीडियो आए आपके पास पहुंच जाए, आप अपनी नॉलेज को एनहांस करो। राइट। सो इससे पहले कि मैं ये लेक्चर स्टार्ट करूं, इसको शेयर करना मत भूलना। देखो दोस्तों, अगर आप शेयर नहीं करते ना, तो लिटरली बता रही हूँ, बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग फोर्स होती है, एंड उतनी फ्रीक्वेंसी से आपके लेक्चर्स नहीं आ पाते। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि यार मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बट आपको भी मेरे साथ एक मेहनत करनी पड़ेगी, दैट इज कि यार थोड़ा प्रमोट तो करो, लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है, अप्रिशिएट करना चाहिए वर्क को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देती हूँ। आपको पता है मैं अनअकैडमी में भी पढ़ाती हूँ, तो अनअकैडमी का फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी सारे नेट एंड जीआरएफ होल्डर्स को, जिन्होंने आप एनटीए यूजीसी नेट क्लियर किया है। राइट। मेरा पर्सनली मैं बता दूं, मैं ऑब्वियसली पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ाती हूँ, और मैं आपको बता देती हूँ कि क्या परफॉर्मेंस रही है। 8 हमारे ऐसे लर्नर हैं जिनके मार्क्स 230 से प्लस आए हैं। ठीक है, 230 से ज्यादा आए हैं। 38 के आपके 210 से ज्यादा मार्क्स आए हैं। 244 हमारे सबसे हाईएस्ट मार्क्स है, 246, देन 244, 238 एंड 238 मार्क्स आपके श्वेता एंड मनोज के आए हैं। राइट। सो इसके अलावा भी मैं बता देती हूँ, 100 परसेंटाइल आपका पेपर 1 में बरखा अग्रवाल, अंजने शुक्ला। ठीक है, 100 परसेंटाइल आपका आपका पेपर 2 दैट इज हिंदी और ज्योग्राफी से आ रखा है। और 826 हमारे जो लर्नर्स हैं उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई किया है, एंड 298 हमारे जो लर्नर्स हैं उन्होंने जीआरएफ के लिए क्वालिफाई किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस ऑल, एंड कंग्रेचुलेशंस टू माय स्टूडेंट्स एज वेल। ऑल इंडिया रैंक 1, 4 एंड 6 आपको हम इधर देखने को मिलेगी। हमारे 8 लर्नर्स हैं जिनकी 30 से नीचे है, 50 से नीचे 17 की है, एंड 33 की 100 से नीचे रैंक है। राइट। सो ये सारा हमारा रिजल्ट रहा है। अगर आपको भी इसी तरीके से प्रिपेयर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली आपको अनअकैडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे आपको स्ट्रक्चर तरीके से सब कुछ पढ़ा देते हैं। राइट। और उसको ज्वाइन करने के लिए मैं आपको एक कोड बता रही हूँ, दैट इज माय कोड। राइट। और मेरा कोड है, ये हमने कल पढ़ा था। राइट, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था। दिस इज प्रीति बी लाइफ। ठीक है, प्रीति बी लाइफ इज माय कोड। राइट, ये मेरा कोड है, इसको आप देख लेना। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, दैट इज पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म अगर मैं आपको बात करती हूँ, जैसे हमने स्ट्रक्चरल सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की थी, तो वाइगॉट्स्की हमारा नाम आता है। पोस्ट मॉडर्निज्म अगर हम बात करते हैं, उत्तर आधुनिकतावाद की अगर मैं बात करती हूँ, तो आप बताइए कि कौन है इसके फादर, या फिर कौन है ऐसे पर्सन जिन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है। तो इसमें आते हैं जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड। ठीक है, दिस इज जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड। अब इसको ना डिफाइन करना ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से डिफाइन कर रखा है, बट मैं आपको बताऊंगी कि क्या फीचर्स होते हैं। इन्होंने बेसिकली इस तरीके से डिफाइन कर रखा है कि इनक्रेडुअलिटी, ठीक है, इनक्रेडुअलिटी टुवर्ड्स मेटा नरेटिव्स, टुवर्ड्स मेटा नरेटिव्स। अब ये अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसकी डेफिनेशन है, तो मैं बता देती हूँ उसके कुछ फीचर्स, तब आप इस डेफिनेशन को बहुत इजीली समझ पाओगे। देखो, मेटा नरेटिव्स क्या होता है, नरेटिव्स अबाउट नरेटिव। जब भी किसी की चीज के आगे नरेटिव मेटा लग जाता है, तो इसका मतलब हो जाता है कि नरेटिव्स अबाउट नरेटिव्स, नरेटिव्स अबाउट नरेटिव। अब नरेटिव क्या है, बेसिकली एक पर्सपेक्टिव है। ठीक है, पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण। ठीक है, दृष्टिकोण, दृष्टिकोण बोल सकते हो आप, एक पर्सपेक्टिव बोल सकते हो। सो बेसिकली क्या है कि आप कि क्या, किस दृष्टि से आपको वर्ल्ड को देखना है, उसके बारे में सोच विचार करना। राइट। अब ये जब अप्रोच आई थी ना, तो उस समय क्या हो रहा था आपको पता है, ऑलरेडी बहुत सारे, दैट वाज 1984, इस समय ये चीज डिफाइन कर रखी थी। राइट, 1984।
इस समय तक क्या हो चुका है, इस समय तक ऑलरेडी आपका रियलिज्म, आइडियलिज्म, लिबरलिज्म, न्यो रियलिज्म, ये सारी अप्रोचेस आ चुकी हैं, मार्क्सिज्म वाली अप्रोचेस आ चुकी है, फेमिनिस्ट अप्रोचेस आ चुकी है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म ऑलरेडी आ चुका है। तब हमने सोचना शुरू किया कि हम पूरे वर्ल्ड को सिर्फ एक दृष्टि से नहीं देख सकते। वर्ल्ड हमारा बहुत ही प्लूरल है। सिर्फ एक दृष्टि से अगर हम वर्ल्ड को देखते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें कुछ भी प्रैक्टिकलिटी नहीं दिखेगी। जैसे कि अगर हम यही सोचेंगे कि यार रियलिज्म में कि वर्ल्ड क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम बहुत सारी चीजों में जो हमारे ग्लोबल इश्यूज हैं, जैसे कि टेररिज्म, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, ठीक है, ये सारे इतने इशू हैं जिसमें हम, ठीक है, ह्यूमन राइट्स, इस पे हम सब कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, हम पीसफुल इन्वायरमेंट के लिए भी कोऑपरेट करते हैं, राइट। तो अगर ऐसा चीज है तो हम किसी एक ही पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए कभी भी डिसीजन नहीं ले सकते। सेम विथ लिबरलिज्म, हम ये भी नहीं सोच सकते कि हमेशा हम सिर्फ कॉपरेट करके डिसीजन लेंगे, बिकॉज अगेन वो चीज रॉन्ग होगी। हम ये भी नहीं सोच सकते कि यार वर्ल्ड क्या है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला कि यार पोस्ट मॉडर्निज्म ने बोला कि यार हमारे वर्ल्ड में ना बहुत सारे ना मिसिंग एक्टर्स हैं, ठीक है। इनका मेन फोकस था कि काफी सारे मिसिंग एक्टर्स हैं। अभी मैं आपको पहले ही बता देती हूँ एक्टर्स कौन होते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में जब भी हम एक्टर्स की बात करते हैं तो एक्टर्स का मतलब होता है कि वो सारे लोग, जो लोग हो गया, संस्था हो गई, स्टेट हो गया, जो कि पार्टिसिपेट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के प्लेटफॉर्म में। और इस पार्टिसिपेशन का ऐसा इम्पैक्ट होता है कि डिसीजन मेकिंग के लिए पार्टिसिपेट करते हैं ऑब्वियसली, और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं वर्ल्ड को, राइट। ये होते हैं एक्टर्स। तो पोस्ट मॉडर्निज्म कहती है कि यार ये जो वर्ल्ड है ना, इसके बहुत सारे नरेटिव्स है, ठीक है, नरेटिव्स अबाउट नरेटिव्स है। जैसे कि माइकल फोकॉल्ट भी कहते हैं नॉलेज इज पावर। तो इनके हिसाब से, ठीक है, ये मैं बता देती हूँ, ठीक है, इधर दूसरे पेज में लिख देती हूँ, ठीक है, इधर ही लिख देती हूँ, ठीक है। माइकल फोकल्ट कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, यानी कि आपका बताओ, आप जब भी कोई डिसीजन लेते हो एवं ले लेते हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पूरा उसके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह सब कुछ लेते हैं। एंड नॉलेज में क्या आएगा कि क्या है, हमारे पास राइट इंफॉर्मेशन है, आप उसे एनालाइज कर सकते हो कि आप अच्छी पोजीशन में हो कि नहीं, तब जाके कोई डिसीजन लेते हो, राइट। पावर पोजीशन में भी कि कौन डोमिनेंट है कौन नहीं है, उसमें नॉलेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। एंड अगर मैं इंटरनेशनल रिलेशन की बात करूं, ये नॉलेज हमारी क्रिएट की जाती है, यह रोज हमारी बनती है। रोज कैसे बनती है कि समझ लो कोई एक इवेंट हो गया एंड किसी ने आपका बोल दिया, ठीक है, यूएन में समझ लो कोई अच्छे रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने बोला कि यार हमें ना क्या बोलते हैं, स्लेवरी हटानी चाहिए। तो एक नया एक लहर आई ना कि यार हाँ, सबने रिकॉग्नाइज किया ये इफेक्ट, इम्पैक्ट हुआ, और हमने नई नॉलेज बनाई, नए लॉज बनाए, नए तरीके के हमने इन्वेंशंस किए, राइट। तो हमने बोला ये जो आपका पोस्ट मॉडर्निज्म है ये बोलती है कि देखो, नॉलेज से वर्ल्ड चलता है। अब ये नॉलेज कैसी होनी चाहिए? ये नॉलेज एकदम एक पर्सपेक्टिव से नहीं होनी चाहिए, बस इसमें बहुत सारे मल्टीपल पर्सपेक्टिव होने चाहिए। यानी कि नरेटिव्स क्या है, मल्टीपल होने चाहिए। प्लूरल वर्ल्ड है, इन्होंने बोला प्लूरल वर्ल्ड है, ठीक है। वर्ल्ड कैसा प्लूरल है, ठीक है, एक ही पर्सपेक्टिव नहीं देखता, बहुत सारे पर्सपेक्टिव यानी कि दृष्टिकोण देखता है। इस पर्सपेक्टिव को हम और बहुत सारे लोगों को कैसे अकोमोडेट करेंगे? इन्होंने बोला यार स्टेट, बहुत सारे ना मिसिंग एक्टर्स हैं जिनको तुम देखते नहीं हो अभी तक। जैसे कि क्या है, एक्टर्स के बारे में इनका मेन फोकस है, तो मैं बता देती हूँ एक्टर्स के बारे में इनका क्या पॉइंट है। इन्होंने बोला एक्टर्स में अगर मैं बात करूंगी ना, तो हमारा जो स्टेट है ना, ये क्या है, की एक्टर है, ठीक है। स्टेट है ना, की एक्टर है, कि मेन आपका जो स्टेट है वो की एक्टर है, हम हर कोई बोलते हैं। लेकिन इसमें ना, मतलब जो बाकी अदर अदर अप्रोचेस ये बोलती है कि यार स्टेट ना की एक्टर है, और स्टेट के इर्द गिर्द ही सारी हमारी इंटरनेशनल रिलेशन घूमते हैं। बट पोस्ट मॉडर्निज्म सिर्फ इसका उल्टा बोलते हैं। पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या बोलते हैं? पोस्ट मॉडर्निस्ट बोलते हैं कि हमारा जो स्टेट है ना, स्टेट वो एक एब्स्ट्रैक्ट एक्टर है। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि आपका हो गया थियोरेटिकल, ठीक है, कि इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है। अगर मैं इस चेंजिंग वर्ल्ड में सारी सिचुएशन देखूं पोस्ट मॉडर्निस्ट के हिसाब से, सारी सिचुएशन देखने के बाद, कि जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स प्लस आपके सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन प्लस आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, ये बहुत बड़ा रोल, इनका रोल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। एंड ये काफी ज्यादा रोल प्ले करते हैं कि इन स्टेट एक्टर्स को इन्फ्लुएंस करने में, राइट। कैसे? समझ लो इंटरनेशनल रिलेशन में एक लॉ आया कि यार हमें क्या करना है, स्लेवरी हटानी है, तो मोस्ट प्रोबेबली सारे आप
हर कोई स्टेट ना लेफ्ट आउट फील नहीं करना चाहती, तो वो भी सोचती है कि यार अगर इंटरनेशनल नॉर्म ये है तो हमें भी ये चीज फॉलो करनी चाहिए, राइट, हमें भी इस चीज को फॉलो करनी चाहिए। इसलिए बोलते हैं जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इनका रोल आपका डिसीजन मेकिंग में बढ़ गया है। ठीक है, तो हमको सब चीजों को यानी कि डिसीजन, ठीक है, इन सब में बढ़ गया है, तो हम इस चीजों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार हाँ हम सिर्फ मतलब एकदम रिजिड नहीं रहना चाहिए, बियॉन्ड स्टेट भी सोचना चाहिए। इनका जो मेन आपका एक वर्ड आता है ना, ये फोकस होते हैं बियॉन्ड स्टेट की। अब हमारे रिलेशन कैसे हो गए, बियॉन्ड स्टेट, स्टेट से भी आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, पहले एक जमाना होता था जब स्टेट की इंपॉर्टेंस होती थी, बट अब हमारे रिलेशन बियॉन्ड स्टेट हो गया, यानी कि नॉन स्टेट एक्टर्स पे हमारा फोकस बढ़ गया है। बियॉन्ड स्टेट का मतलब है हमारा नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक है, नॉन स्टेट एक्टर्स पे हमारा फोकस जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ये शेप करते हैं, ठीक है, ये शेप करते हैं डिफरेंट रियलिटीज, और इनके हिसाब से डिफरेंट रियलिटीज आपकी सेम टाइम पे एग्जिस्ट करती है एंड ड्राइव करती है आपकी डिसीजन मेकिंग को, राइट, डिसीजन मेकिंग फोर्स को डिराइव करती है, राइट। ये चीज हो गई एक्टर्स के बारे में, क्या क्या कहते हैं कि बियॉन्ड स्टेट है, स्टेट तक ही सीमित नहीं है, एंड डिफरेंट रियलिटीज होने की वजह से आपके डिसीजन में काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। दूसरा इन्होंने बोला कि नरेटिव्स आपके मल्टीपल हैं, तो हमें उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए काम करना पड़ेगा। इनके हिसाब से जो नॉलेज है वही पावर है, और जो ट्रुथ है ना, ठीक है, ट्रुथ जो है वो आपका बेसिकली ऑलवेज कंटेस्टेड है, यानी कि एक चीज तो हम ट्रुथ नहीं मान लेते ना, कुछ आर्ग्यूमेंट आता है, फिर उसका क्रॉस आर्ग्यूमेंट आता है, फिर जो फाइनल डिसीजन होता है दैट इज हम बोलते हैं कि यार ट्रुथ के पास है, राइट। ठीक है, और प्लूरल है, यानी कि एक ही पर्सपेक्टिव नहीं है बट बहुत सारे पर्सपेक्टिव हैं, राइट। और इन्होंने हमने बोला इस फोकस करते हैं इस सब चीजों में, राइट। अब हम बोलते हैं कि पॉलिटिकल एक्शन, जब भी मैं पॉलिटिकल एक्शंस की बात करती हूँ, राइट, पॉलिटिकल कोई भी एक्शंस हो गया या फिर कोई भी आपके डिसीजन हो गया, इसमें ना काफी सारी चीजें बहुत सारे रोल प्ले करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह बताया था, तो मैं आपके इसके एग्जांपल देख के बताती हूँ। जैसे कि आपका कल्चर कैसा है, ठीक है, आपकी मतलब कल्चर के हिसाब से आपकी कल्चर कैसा है, आपकी लैंग्वेज क्या है, ठीक है, आपकी आइडेंटिटी क्या है, राइट, राइट। आप किस तरीके के नॉर्म्स फॉलो करते हो, कि आप एक ऐसा देश हो भी जो नॉर्म्स फॉलो करते हैं, ठीक है। आपके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि अगर आप डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हो तो ऑब्वियसली डिसीजन, अगर आप दूसरे डेमोक्रेटिक स्टेट के साथ कुछ भी बात करोगे तो वो एक पॉजिटिव उसमें ही जाएगी। बट अगर एब्स्ट्रैक्ट, अगर आपके दोनों के जो इंटरनेशनल रिलेशन को देखने का नजरिया है कंप्लीटली ऑपोजिट है, तो आप में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमें दोनों चीज को ही रिकॉग्नाइज करने हैं, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हाउ वर्ल्ड वर्क्स, ठीक है, ये हाउ वर्ल्ड वर्क्स, कि वर्ल्ड है ना किस तरीके से काम करता है, यानी कि क्या चीजें होती हैं, क्या रीजन है, ठीक है, इसके पीछे के रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। वाई, बिकॉज अगर इनको रीजन की फाइंड आउट होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, यानी कि वाद विवाद हो रहा है, तो उसको सॉल्व कैसे करना है, क्या चीज इंपैक्ट कर रही है, यानी कि एक ही चीज आप इंपैक्ट नहीं कर सकते, बहुत सारे रोल होते हैं। अब इसमें क्या कौन कौन से एक्टर रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से डिसीजन डिसीजन बन रहे हैं, तो वो सब कुछ हम कंसीडर करेंगे, राइट, सब कुछ कंसीडर करेंगे तभी जाके आपका एक डिसीजन आ पाता है, अदरवाइज आपका नहीं आ पाता। इसमें जो मैंने अभी आपको बात करी थी मिसिंग एक्टर्स की, तो मैं आपको कुछ मिसिंग एक्टर लिखवा भी देती हूँ, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि यार मिसिंग एक्टर्स जो पहले हम देखते नहीं थे, अब कैसे हम वर्ल्ड में देखना शुरू किया है। जैसे कि एक बार बताओ, वुमेन, पहले वुमेन राइट्स इतने नहीं थे, ठीक है, वुमेन राइट्स इतने नहीं थे, राइट। अब जैसे जैसे हमने वुमेन राइट्स को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, वैसे वैसे क्या हुआ, आपकी फेमिनिस्ट मूवमेंट, हमें राइट मिले, इक्वालिटी की तरफ गए। दूसरा है आपके नॉन स्टेट एक्टर्स, जैसे इंडिविजुअल, आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, स्लेव्स हो गए आपके, ठीक है, आपके लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज हो गई, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हो गई। अब हम उनको देख के हम सब चीज क्या करते हैं, डेवलप करने की कोशिश करते हैं ना, राइट। उसके अलावा आपकी डिफरेंट क्लासेस हो गई, डिफरेंट आइडेंटिटीज हो गई। जैसे कि आपको पता है पहले गे राइट्स वगैरह, ये सारे राइट्स, एलजीबीटी राइट्स हम नहीं रिकॉग्नाइज करते थे, बट जैसे जैसे आपकी सोसाइटी प्रोग्रेस करती है तो हम इन मिसिंग एक्टर्स को देखते हैं कि सोसाइटी में कैसा हमारा इम्पैक्ट डाल रहे हैं और कैसे देखते हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इनके इश्यूज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये बोलते हैं स्टेट एब्स्ट्रैक्ट एक्टर है, ठीक है, रैशनल एक्टर नहीं है। स्टेट आपके रैशनल एक्टर नहीं है, बल्कि इधर ही लिख देती हूँ, चलो, स्टेट के बारे में बोलते हैं कि यार स्टेट क्या है ना, आप सोचते हो ना रैशनल एक्टर है कि तर्क संगत एक्टर है, तो ये कह रहे हैं ये चीज गलत है।
स्टेट के कुछ नेशनल इंटरेस्ट, हम बोलते हैं ना कि नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, कह रहे हैं ये नेशनल इंटरेस्ट होते ही नहीं है, राइट। ये हर बार जब सरकार बदलती है तो इनके इंटरेस्ट बदल जाते हैं, ये लोगों के राइट होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और तीसरी चीज, स्टेट क्या है, बल्कि एक एब्स्ट्रैक्ट एक्टर है, ठीक है। स्टेट क्या है, आपका एक एब्स्ट्रैक्ट एक्टर है, राइट। ये सारी चीजें ये बोलते हैं। पावर बेसिकली क्या है ना, पावर, अब स्टेट का बहुत बड़ा रोल है पावर पॉलिटिक्स में, तो ये बोलते हैं पावर का क्या है ना, देखो पावर आपकी डिपेंड करेगी कि कैसे आप पावर डायनामिक्स, ठीक है, पावर के जो डायनामिक्स है ना, वो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड नहीं करेंगे, बाकी और भी फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं यार पावर क्या है, कि यार शक्ति तो क्या है, अथॉरिटी वगैरह है, इनटेंजिबल है, यानी कि जो चीजें आप छू नहीं सकते, बट इसका एक टेंजिबल रूप भी देखने को मिलता है। समझ लो कौन आजकल देश शक्तिशाली है, जिसका या तो फाइनेंस बहुत तगड़ा है, ठीक है, इकॉनमी बहुत अच्छी है, राइट, या तो उसके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, या फिर उसकी मिलिट्री फोर्स बहुत अच्छी है, ठीक है, ये सब अच्छे हैं, तो वो उसके पास पावर है। तो ये कहाँ से इंटेंजिबल है, ये तो हमें साफ साफ हम छू भी सकते हैं और ये हम अच्छे से एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, राइट। तो हमारा ये पावर का एक टेंजिबल एक्सपेक्ट है, इसलिए ये बोलते हैं कि हमें नहीं पता कि किस तरीके से आपकी इंटरेक्शन होगी सोसाइटी में, तो इंटरनेशनल रिलेशन ना हमेशा बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं, अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं, उसको आप इजीली नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, राइट। आपके हमेशा क्या है, स्टेट को इन्होंने ना नीचे कर दिया और आपके इंडिविजुअल, आपके इंटरनेशनल, आपके सोशल गोल्स को ज्यादा तवज्जो दी है, किसमें, डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म में। आईआर बेसिकली क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन अनप्रिडिक्टेबल है, कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो एक्टर्स हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, किस तरीके से वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेंगे, राइट, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेंगे। अब ये क्वेश्चन क्या करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन करते हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है ना, एज अ साइंस, कि एज अ साइंस एग्जिस्ट नहीं करती, क्यों, क्योंकि साइंस में क्या होता है, रिजिड रूल्स होते हैं, हमेशा सही होते हैं, लेकिन जो चीज इतनी अनप्रिडिक्टेबल है वो सेम नहीं रह रही है, तो इसका मतलब क्या है, हम अनइमेजिनेबल, ठीक है, अनइमेजिनेबल है, अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते, तो ये साइंस नहीं है इनके हिसाब से। इनके हिसाब से एक्टर्स, जो स्टेट एक्टर्स है वो रैशनल नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशन साइंस नहीं है, बहुत ज्यादा बहुत सारे एक्टर्स पे इन्फ्लुएंस करता है, एंड ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव जाके आपको इंटरनेशनल रिलेशन कैसे होंगे वो बताते हैं। तो ये बोलते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकवाद, राइट। तो ये थी आपकी आज की क्लास, इसमें मेरे को लगता है कि मैंने आपको पोस्ट मॉडर्निज्म बहुत अच्छे से कवर करा दिया होगा। अभी हमने देखा कि क्या होता है पोस्ट मॉडर्निज्म, क्यों आया था, मेटा नरेटिव्स क्या है, ठीक है, मिसिंग एक्टर का चीजें, माइकल फौकॉल्ट, लर्टार्ट भी देखा हमने, स्टेट के एक्टर्स की इंपॉर्टेंस देखी, पॉलिटिकल एक्शन कैसे बनते हैं, ठीक है, कैसे आपकी पावर है, कैसे आपकी इंटरनेशनल रिलेशन है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म करेंगे, और वो क्लास उतनी ही जल्दी होगी जितनी जल्दी ये क्लास प्रमोट होगी, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।